अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। हमारे साथ मौजूद हैं सईद, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद 100 इंडेक्स शदीद मंदी का रुझान रहा। आज भी स्टॉक मार्केट में कल की सियासी सूरत हाल पर बाज़गश्त रही। आज स्टॉक एक्सचेंज जो बंद हुआ है, क्लोज हुआ है 463 पॉइंट्स जमा के साथ 41,204 पॉइंट्स पर। हमने ये देखा कि 41,445 पॉइंट्स ये 704 पॉइंट्स के साथ ऊपर गया था, फिर नीचे आया है 351 पॉइंट माइनस के साथ 40,399 पर। जैसे कि कल हमारी प्रेडिक्शन थी सही कि बाज़ार में शॉर्ट सेल का मौका रहेगा और बाज़ार अच्छी नहीं लग रही थी, और वही जो हमने कल प्रेडिक्ट किया था आज वही हुआ। तो फिर दूसरे हाफ में 1 बजे के बाद अचानक बाज़ार ने रिकवर किया है, तो इसकी क्या वजह बनी? सलमान, जैसे आपने इंडेक्स तो बता दिया, 41,204 पॉइंट बंद हुआ, 463 पॉइंट प्लस के साथ बंद हुआ है। इसका हाई रहा था 41,445, 704 पॉइंट प्लस। अच्छा, ये बाज़ार का आखिरी ही का हाई का ही एक टाइम है 704 पॉइंट प्लस जो है, क्योंकि बाजार जो बंद होती है वो हाफ आवर एवरेज के ऊपर अपनी क्लोजिंग पे बंद होती है, तो उसका इम्पैक्ट इंडेक्स पर भी आता है। तो हमें ये ना लगे कि किसी भी वक्त बाजार ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ठीक है, वो उसी का हिस्सा था। अच्छा, लो गई है -351 के साथ, हमने बाजार को देखा था। कल जैसे हमने बात की थी कि बाजार के अंदर शॉर्ट सेल के साथ जाना चाहिए, बाजार के अंदर शॉर्ट सेल का मौका मिलेगा, तो आज बाजार खुलते के साथ ही 15 मिनट पे हमने इसको 200 प्लस की तरफ देखा था बाजार को, और वहाँ एक अच्छा हमें शॉर्ट सेल का मौका मिला, लोगों ने शॉर्ट सेल भी किया, और उसके बाद बाजार ने नीचे की तरफ जब सफर शुरू किया तो वो फिर 351 पॉइंट तक हमने नेगेटिव देखा। बाजार एक रेंज बाउंड के अंदर रही थी, बाजार थोड़ी सी प्लस आती थी, प्लस की तरफ, फिर बाजार नीचे की तरफ जाती थी, बाजार को सपोर्ट कहीं नहीं था। अच्छा, फिर सीजीटी के हवाले से एक न्यूज़ थी जो कि एफबीआर से और सीजीटी से रिलेटेड एक न्यूज़ मार्केट के अंदर आ गई, उसने बाजार को एकदम से बाजार का सिनेरियो चेंज किया। और एक ये चीज़ होती है और एक चीज़ होती है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस के अंदर एक अच्छे प्राइस हमें नजर आते हैं, बाजार में चीपर प्राइस नजर आ रहे हो, तो फिर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसमें एंट्री मारता है, वो बाजार को सपोर्ट करके चलता है। तो ज़्यादातर मेरे नज़दीक जो ज़्यादातर जो रही है चीज़ जिसने बाजार का मोमेंटम चेंज किया बिल्कुल आखिरी 2 घंटे में, वो थी सीजीटी से रिलेट न्यूज़। तो आप वो न्यूज़ हमारे साथ शेयर करेंगे? सीजीटी से रिलेट न्यूज़ ये हुआ था कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी से गलती से जो सीजीटी है वो पिछले साल के एडजस्ट किए बगैर उनसे सीजीटी कट गई। अच्छा, और वो कोई मिसहैपनिंग हो गई है, क्या हुआ है? अच्छा, उनसे फिर एक न्यूज़ आ गई कि जी उसको अपहोल्ड किया जाए। कल के दिन वो सीजीटी कटनी थी, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसके ऊपर परेशान हो गए थे, तो वो अपहोल्ड कर दिया गया कि कल जी ये सीजीटी नहीं कटेगी, और उसके बाद उसको पिछले साल से एडजस्ट करने के बाद फिर जो सीजीटी का अमाउंट है वो कटेगा। इस पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स परेशान, हमारे भी क्लाइंट्स कुछ काफ़ी परेशान थे कि इतनी बड़ी सीजीटी कैसे आ गई। तो वो एक वो हो गया था, एक मिस्टेक हो गई थी सर नेशनल क्लियरिंग की तरफ से, वो उसको फिर रेक्टिफाई किया जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में ये ऐसी न्यूज़ नहीं थी, परेशान तो नहीं, ऐसी नहीं अच्छी न्यूज़ नहीं थी। बाजार का मोमेंटम एकदम चेंज हो, उसके साथ और भी चीज़ें थी कि बाजार अच्छे प्राइस पे हमें मिल रही थी, तो एक वो चीज़ भी बनती है। क्योंकि एक चीज़ जो सीजीटी की न्यूज़ है वो असेंबली के अंदर बाकायदा बजट पास हुआ है, वो तो होना ही था, वो ऐसी चीज़ नहीं थी कि बाजार के अंदर से एकदम से लेकिन क्योंकि इसका इफेक्ट पिछले साल के ऊपर था, तो इस वजह से इसका इफेक्ट नहीं, वो कैपिटल गेन टैक्स 2 साल एडजस्टमेंट पे ही चला गया। सही बजट में हो गया था, लेकिन ये गलती हो गई थी। तो बाजार का मोमेंटम चेंज करने का मुझे नहीं लगता कि बाजार का मोमेंटम चेंज करने के लिए सिर्फ यही एक वो रहा है, वजह रही है। ठीक है। अच्छा, 463 प्लस पॉइंट्स के साथ बंद हुआ है, तो किन आइटम्स की अगर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो किन आइटम्स की आज टॉप कंट्रीब्यूशन रही? अगर 463 प्लस इंडेक्स के अंदर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज कोई 45.6 से 7 कंपनियां थी, और 45 माइनस जो है जिनका हम टोटल इंडेक्स अगर काउंट करें तो 45 उनका इंडेक्स बनता है। और कुछ कंपनियां थी केसी 100 इंडेक्स की हम बात करें तो उसके अंदर कुछ कंपनियां थी, तो 7-8 कंपनियां माइनस की थी और तकरीबन 6-7 कंपनियां जी तो वो अनचेंज थी। तो सारी ही की सारी इंडेक्स केसी 100 इंडेक्स की आइटम ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है 100 इंडेक्स को प्लस करने के अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आज टोटल कंपनी जो जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला वो 377 रही, जिनमें से 229 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि एडवांस पर बंद हुई हैं, और इसके अलावा 128 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि डिक्लाइन पर बंद हुई हैं, और 20 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अनचेंज्ड रहीं। अच्छा नाज़रीन, हम आगे की तरफ चलते हैं। सही,
हम अब बात करें वॉल्यूम की, तो कल का अगर हम वॉल्यूम देखें, कल 40 करोड़ के समथिंग कुछ था और आज वो डिक्लाइन की तरफ आया 35 करोड़ के ऊपर। तो उसके ऊपर ज़रा डिटेल दीजिएगा हमें प्लीज़। जी हाँ, कल आपने 40 करोड़ 71 लाख का वॉल्यूम था। आज जो वॉल्यूम हुआ है टोटल ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो 35 करोड़ 36 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ है, जिसकी मालियत बनती है 13 अरब 80 करोड़ की। अच्छा, उसमें से अगर हम KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम निकाल दें तो KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम बनता है 24 करोड़ 36 लाख और उसकी मालियत बनती है 10 अरब 77 करोड़। अगर हम टोटल इंडेक्स जो हमारे 35 करोड़ 36 लाख में से अगर हम KSE 100 इंडेक्स निकालें तो 68% काम KSE 100 इंडेक्स का काम हुआ है। बाकी 31% जो रिमेनिंग था वो आपके वो सारे मतलब KSE 100 से हटके हम देखेंगे उन आइटम्स में काम हुआ है। अगर हम रुपीज़ में बात करें तो 78 अरब रुपए का वो 78% जो है वो KSE 100 इंडेक्स की आइटम के अंदर काम हुआ है, 78% रुपीज़ के अंदर, और बाकी 21% जो है वो दूसरे KSE 100 इंडेक्स से बाहर के आइटम्स के अंदर काम हुआ है। कल अगर ये एक न्यूज़ नहीं आती जिसने बाजार का मोमेंटम चेंज किया तो वॉल्यूम हम इसको और भी मजीद शेयरिंग देखते हैं। तो इसको ये कल की न्यूज़ का इफेक्ट कब तक रहेगा? मतलब आज भी उसका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी आज नैब ने ले लिया उसका, शहबाज शरीफ का, तो ये इसका इफेक्ट कब तक रहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज़्यादा इफेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि चीज़ें ही माजी में भी ऐसे हो चुकी हैं कि ये लोग फिर जाते हैं। मैंने इसीलिए ये सवाल किया ना कि ये तो हमारी अनसर्टेनिटी है, ये तो रहेगी। ठीक है, और ये होती है सब जगह ना, ठीक है, कि वो नैब गिरफ्तार करती है, फिर नैब एविडेंस नहीं दे पाती, फिर वो अदालत चले जाते हैं, वो एक रूटीन की चीज़ हो गई है। लेकिन बाजार इसको इतना ज़्यादा जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो इतना कॉन्शियस नहीं हो और वो खुल के खेलें, फिर अभी नहीं खुल के ना खेलें मेरा ख्याल है, लेकिन ये है कि कॉन्शियस रहें इन चीज़ों से। इस न्यूज़ को इतना वो ना किया, कंसर्न शो ना किया जाए इस न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि मैं इसीलिए वो बात मैंने इसीलिए की ना कि ये इस न्यूज़ को लेके काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं, तो फिर क्या सूरत हाल इख्तियार की जाए? असल में इस न्यूज़ के पीछे, इस न्यूज़ की शायद मेरा ख्याल है कि आपकी एक राय होगी जो जिसका एहतराम मैं करता हूँ, लेकिन मेरी एक राय है कि इस न्यूज़ की इतनी शायद शिद्दत ना हो, लेकिन इसके पीछे जो APC वाली जो चीज़ चल रही है वो शायद शिद्दत पसंदी अपने वो एक शिद्दत पैदा करे मार्केट के अंदर, चीज़ पैदा करे। लेकिन वो देखते हैं कि मार्केट का क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतनी हेवी हो चुकी थी। हम काफ़ी टाइम, कुछ दिनों पहले से भी, काफ़ी टाइम पहले से, मतलब अगर हम 15-20 दिन पहले जाएँ तो हमने उस वक्त से अपने इन्वेस्टर्स को, अपने नाज़रीन को ये बात कही थी कि बाजार के अंदर से एग्जिट करना चाहिए, बाजार अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बाजार का इंडेक्स बहुत हेवी हो गया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए हम आगे चलते हैं, तो हम ज़रा टॉप 5 सेक्टर्स की बात कर लें। तो नाज़रीन हम डिटेल लेते हैं सही से टॉप 5 सेक्टर्स की। टॉप 5 सेक्टर की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग पहले नंबर पर रहा 6 करोड़ 24 लाख शेयर के साथ। इस सेक्टर को लीड किया हैस्कॉल ने। इसके अंदर 8 कंपनियां एडवांस में बंद हुई हैं, कोई कंपनी डिक्लाइन नहीं बंद हुई, कोई कंपनी अनचेंज बंद हुई, और जो वॉल्यूम लीडर था हैस्कॉल का, उसका वॉल्यूम था 5 करोड़। तो अगर हम वो टोटल सेक्टर का वॉल्यूम का 80% बनता है, तो 80% हैस्कॉल का काम हुआ इस सेक्टर के अंदर, बाकी 20% पूरे सेक्टर के अंदर काम हुआ। अच्छा, अगर दूसरे नंबर पर रहा सीमेंट, 3 करोड़ 85 लाख शेयर का काम हुआ है पूरे सेक्टर के अंदर। मैपल लीफ ने इस सेक्टर को लीड किया है। 12 कंपनियां एडवांस में बंद हुई हैं, कोई 6 कंपनी इसमें डिक्लाइन में बंद हुई है और 1 कंपनी इसमें अनचेंज बंद हुई है। ठीक है। अच्छा, जो मैपल लीफ का जो काम था वो 1 करोड़ 43 लाख शेयर का काम हुआ। तो ये इस सेक्टर का 37% काम मैपल लीफ का था, बाकी दूसरे सेक्टर में वो काम हुआ। तो सीमेंट सेक्टर ने, पूरे सीमेंट सेक्टर ने हम देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया, किसी एक आइटम ने नहीं किया। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 3 करोड़ 52 लाख शेयर के साथ तीसरे नंबर पर। कल ये लीड कर रही थी, आज ये तीसरे नंबर पर आ गई है। एग्जैक्टली, वो इसके अंदर जो मेन लीडर वॉल्यूम है ना वो TRG है, तो वो TRG इसको कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है। अच्छा, उसमें PTCL भी एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट करता है। तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन तीसरे नंबर पर 3 करोड़ 52 लाख शेयर के साथ। इसमें TRG ने इस सेक्टर को लीड किया। 10 कंपनियां इसमें एडवांस में बंद हुई है, 1 कंपनी डिक्लाइन में और 1 कंपनी अनचेंज बंद हुई है। TRG का वॉल्यूम रहा है वो 1 करोड़ 66 लाख शेयर। अच्छा, अगर हम TRG का वॉल्यूम देखें पूरे सेक्टर के साथ, तो TRG का ही वॉल्यूम सिर्फ 47% है, बाकी 53% जो है वो दूसरी कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया। रिफाइनरीज हमने काफ़ी दिन बाद टॉप 5 सेक्टर के अंदर रिफाइनरीज को जगह बनाते हुए देखा है, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 3 करोड़ 17 लाख शेयर का हुआ है। PRL ने इस सेक्टर को लीड किया, पाकिस्तान रिफाइनरी ने। 4 कंपनी इसमें एडवांस में बंद हुई हैं, कोई कंपनी डिक्लाइन नहीं और कोई कंपनी अनचेंज बंद नहीं हुई है। PRL का जो वॉल्यूम है वो 1 करोड़ 61 लाख शेयर रहा है, तो वो टोटल सेक्टर का 51% बनता है। सही, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अभी 4 कंपनियां ही एडवांस के तबके में काम हुआ है, तो बाकी 3 कंपनियों ने भी अच्छा एक परफॉर्म किया, क्योंकि नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और आपकी जो दूसरी रिफाइनरीज कंपनीज हैं, बाइको वगैरह,
तो वो भी 49% तो वो भी उनका काम हुआ। उनका तो नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी का प्राइस बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें अगर अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो जाना एक अच्छी बात सही, है। सही, जब पावर एंड जनरेशन 5वें नंबर पर है 2,95,00,000 शेयर के साथ। 5वें नंबर पर के इलेक्ट्रिक ने इस सेक्टर को लीड किया है। एडवांस के अंदर 10 कंपनियां रही हैं इस सेक्टर के अंदर, 4 कंपनी जो हमारी डिक्लाइन में रही, कोई कंपनी अनचेंज रही है, कोई भी कंपनी अनचेंज नहीं थी। जो हम के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम देखें तो वो 2,11,00,000 शेयर का रहा है, तो पूरे सेक्टर का 71% के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम था, बाकी पूरे सेक्टर का था। पूरे सेक्टर का। अच्छा नाज़रीन, हम आपको अब यहाँ पे बताएं कि टॉप 5 कंपनीज का। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें तो 19,74,00,000 शेयर इन 5 सेक्टर में काम हुआ। तो अगर हम 35 करोड़ में से 19,74,00,000 निकालें तो वो 52% पर तकरीबन बनता है, और बाकी फिर पूरे सेक्टर्स में काम हुआ है। और उसकी जो मालियत बनती है 5 सेक्टर की वो 7,27,66,00,000 के करीब बनती है। ठीक है नाज़रीन, हम अब बात करते हैं टॉप 5 कंपनीज की, जिसमें नंबर 1 पर हेस्कोल रही, दूसरे नंबर पर यूनिटी, तीसरे नंबर पर के इलेक्ट्रिक, और चौथे नंबर PIBTL और 5वें नंबर पर TRG। अच्छा सईद, हम बात करेंगे टॉप गेनर्स एंड टॉप 3 लूजर्स की, तो आप क्या बताएंगे उसका? मैं टॉप 3 गेनर लूजर से पहले मैं इन टॉप 5 कंपनीज का जरा डिटेल में बता दूं। बता दीजिए प्लीज। हेस्कोल आपने बता दिया पहले नंबर पर है, 5 करोड़ शेयर के साथ पहले नंबर पर रही है हेस्कोल मार्केट के अंदर। और इसकी ये क्लोज हुई 21.70 रुपए। अच्छा। और इसकी जो हाई रहा है 22.03 रुपए, लो रहा है इसका 20.40 रुपए, एवरेज इसकी 21.03 रुपए, 1.53 रुपए ये प्लस बंद हुआ है। ठीक है, अपने अपर कैप की तरफ करीबी बंद हुआ है। कल जैसे हमने बात की थी इसकी एवरेज के हवाले से, तो मुझे लग रहा था कि अच्छा परफॉर्म करता है। सही है। फिर बाजार ने मोमेंटम चेंज किया तो एक अच्छी सपोर्ट आ गई थी। यूनिटी दूसरे नंबर पर है 2,26,00,000 शेयर के साथ, 17.47 रुपये इसका ये क्लोज हुआ है। 17.79 इसका हाई लगा है, 17.25 इसका लो लगा है, और 17.50 इसकी एवरेज आई है, और ये 19 पैसा प्लस बंद हुआ है। तीसरे नंबर पर है के इलेक्ट्रिक 2,11,00,000 शेयर के साथ, 4.23 ये इसका क्लोजिंग आई है, 4.28 हाई लगा है, 4.16 लो लगा है, 4.22 इसकी एवरेज है, और ये 4 पैसे प्लस बंद हुआ है। उसके बाद है PIBTL 1,69,00,000 शेयर के साथ, 12.91 ये बंद हुआ है, 13 रुपये इसका हाई लगा है, 12.17 इसका लो लगा है, 12.64 इसकी एवरेज आई है, और 35 ये प्लस बंद हुआ है। फिर TRG है 1,66,00,000 शेयर के साथ 5वें नंबर पर, 55 रुपये ये बंद हुआ है, 55.79 इसका हाई लगा है, 53.26 इसका लो लगा है, 54.44 इसकी एवरेज आई है, और 2.71 ये प्लस बंद हुआ है। अगर हम टॉप 5 के टोटल वॉल्यूम्स को मिलाएं तो ये 12,75,00,000 बनता है, जो कि टोटल वॉल्यूम मार्केट का वॉल्यूम का 36% है, बाकी फिर पूरी मार्केट के अंदर हुआ। ठीक है। अब बात कर लें हम टॉप 3 गेनर्स और लूजर्स की। टॉप 3 गेनर्स में आइलैंड टेक्सटाइल 980 रुपये बंद हुआ, 70 रुपये प्लस। मारी पेट्रोलियम 1353 रुपये 19 पैसे, ये 46 रुपये 90 पैसे प्लस बंद हुआ है। उसके बाद ICI 711 रुपये 60 पैसे, 42 रुपये 74 प्लस बंद हुआ है। और अगर टॉप 3 हम लूज़र की बात करें तो नेस्ले 6,700 रुपये बंद हुआ है, 90 रुपये माइनस। SAPTL सफाई टेक्सटाइल है हमारा 858 रुपये 40 पैसे, ये 69.59 माइनस बंद हुआ है। और SFL सफायर फाइबर ये 700 रुपये 63 पैसे बंद हुआ है, 23 रुपये माइनस के साथ। अच्छा नाजरीन, हम अभी टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात कर रहे थे, ये हमें अंडरस्टैंड हो गया, और उम्मीद है कि आप तक जो हमारा डेटा पहुंच रहा है वो पूरा मार्केट बेस्ड एनालिसिस के ऊपर मबनी है। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए स्टॉक गाला। जी, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। सईद, कल की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसके हवाले से, और किस कंपनी का लास्ट डे होगा? कल पाकिस्तान सर्विसेज, मैं टाइमिंग नहीं बता सकूंगा क्योंकि काफी सारी है। पाकिस्तान सर्विसेज की बोर्ड मीटिंग है, आरिफ हैबिब कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग है, टेलीकार्ट की बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट इलाइट कैपिटल मुदारबा की बोर्ड मीटिंग है, कोहाट सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है, शफी केमिकल की बोर्ड मीटिंग है, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर की बोर्ड मीटिंग है, गंधारा निसान लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है, और डायमंड इंडस्ट्री की बोर्ड मीटिंग है, आइडियल स्पिनिंग की बोर्ड मीटिंग है, इत्तेफाक आयरन की बोर्ड मीटिंग है, क्रिसन टेक्सटाइल की बोर्ड मीटिंग है, गंधारा इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग है,
फ्लाइंग सिमिट की बोर्ड मीटिंग है, पीएनएससी की बोर्ड मीटिंग है, मुबारक टेक्सटाइल की बोर्ड मीटिंग है, और मैकपैक फिल्म की बोर्ड मीटिंग है, और अल गाजी ट्रैक्टर की बोर्ड मीटिंग है, सिल्क बैंक की है मीटिंग, और आप सेफ टेक्सटाइल की बोर्ड मीटिंग है, ट्रीट कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग है, कोहाट टेक्सटाइल की बोर्ड मीटिंग है, प्रीमियम टेक्सटाइल की बोर्ड मीटिंग है, और ठट्टा सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है, यूनिटी फूड की बोर्ड मीटिंग है, एसगेट 9 की बोर्ड मीटिंग है। इसका मतलब ये है कि कल इन्वेस्टर्स को सारा दिन जो है ना अपना अनाउंसमेंट के ऊपर ध्यान लगा के बैठना होगा कि किस वक्त किसकी मीटिंग चल रही है। अच्छा, हम इन अहम अनाउंसमेंट्स में हम अनाउंसमेंट की बात करें तो अहम अनाउंसमेंट्स में से कौन सी अनाउंसमेंट ऐसी हो सकती है जो मार्केट का मोमेंटम चेंज कर सकती है? अनाउंसमेंट बता दूं, अच्छा कल का लास्ट डे पे मैं अपने नाज़रीन को बता दूं साथ कि कल सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड का लास्ट डे है। इसने 15% फाइनल कैश डिविडेंड दिया और 20% बोनस दिया। ये मैंने इसीलिए आपसे पूछा ना कि इन्वेस्टमेंट जो करने वाले ना वो उसके ऊपर नजर रखेंगे। तो कल के दिन आपके पास मार्केट बंद होने तक अगर ये शेयर्स आपके पास मौजूद होंगे तो आपको डिविडेंड और बोनस मिलेगा। गो के आप इसको 3:29 पे भी ले लें, मार्केट बंद होते वक्त वो आपके पास मौजूद होना जरूरी है, तो आप डिविडेंड और बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, कल जो बोर्ड मीटिंग आप कह रहे हैं जो मार्केट मोमेंटम चेंज कर सकती है, कब वजह बन सकती है, जी जी मुमकिन है, मतलब ऐसा, तो उसके अंदर अच्छी जो बोर्ड मीटिंग है, जो अच्छे अनाउंसमेंट जो हम डिस्कस कर लेते हैं। आरएफएल कॉर्पोरेशन का एक अच्छा अनाउंसमेंट होता है, हम उसको देख लेते हैं कि थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है उसके ऊपर। और कोहाट सीमेंट अच्छा अनाउंसमेंट है, ये मार्केट मोमेंटम चेंज कर सकता है। शफी केमिकल है, वो मार्केट मोमेंटम तो नहीं चेंज कर सकता लेकिन एक अच्छा अनाउंसमेंट कहलाता है ये भी। गंधारा के जो अनाउंसमेंट्स हैं दोनों के, ये अच्छे अनाउंसमेंट आएंगे, अनाउंसमेंट्स हैं इसके अंदर। और बाकी फ्लाइंग सीमेंट और कोहाट सीमेंट है तो शायद सपोर्ट हो जाए एक दूसरे का। पीएनएससी अच्छा अनाउंसमेंट है, उसके अंदर इन्वेस्टर्स जो साइड बोर्ड की अच्छी आइटम है पीएनएससी, उसमें काम करते हैं। और इसके अलावा बस ठीक है, चलिए आप भी सांस लें। और अभी मैं आपसे जो चीज़ें पूछना जा रहा हूँ ना, वो उसके ऊपर सबकी नज़र है, हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी नज़र होती है। पड़ोसियों के हालात ज़रा बता दें जी। पड़ोसियों के हालात जो है आज के, ऑस्ट्रेलिया 6.60 प्लस, शंघाई 6.82 प्लस, हैंगसेंग 152 माइनस, बम्बई 8.41 माइनस, निकी 27.48 प्लस, और ताइवान 4.97 प्लस। ठीक हो गया। चलिए अब बात कर लें ज़रा फीपीलिपी की सूरत हाल की। तो ज़रा बताइए, डिटेल से बताइए ज़रा फीपीलिपी की सूरत हाल क्या रही? फीपीलिपी देखा जाए तो 67 करोड़ 47 लाख रुपए का माल जो है फीपीलिपी के अंदर आज आया टोटल। अच्छा, फीपी, क्योंकि फीपी के अगेंस्ट में लिपी बनती है इतनी की जी, ठीक है, या लिपी के अगेंस्ट में फीपी बनती है, दो ये लाजिम और मलजूम है। ठीक है। फॉरेन इंडिविजुअल है उसने 15,69,000 रुपए का माल परचेज किया इंडिविजुअल ने, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट ने आज भी माल बेचा है। 54 करोड़ 6 लाख रुपए का आज भी माल बेचा है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 13 करोड़ 56 लाख रुपीज का पाकिस्तानी रुपीज का आज भी माल बेचा। तो ये 67 करोड़ 47 लाख रुपए की हमारी फीपी बन गई है। उसके अगेंस्ट में लीपी जो बनती है उसके अंदर इंडिविजुअल ने आज 18 करोड़ 24 लाख रुपए का माल बेचा है नेट। कंपनीज ने 32 करोड़ 6 लाख रुपए का माल परचेज किया आज के दिन। बैंक्स ने 7 करोड़ 57 लाख रुपए का माल आज के दिन सेल किया है। एनबीएफसी ने, नॉन बैंक जो फाइनेंशियल होते हैं, 4 करोड़ 37 लाख रुपए का माल परचेज किया है। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने 35 करोड़ 74 लाख रुपए का माल बेचा। एक अच्छा माल आज सेक्टर भी अच्छा चल गया है आज, अच्छा एक दिया है उसने। अच्छा, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 16 करोड़ 6 लाख रुपए का माल परचेज किया है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 54 करोड़ 69 लाख रुपए का माल परचेज किया है। इंश्योरेंस ने आज 21 करोड़ 74 लाख रुपए का माल परचेज किया है। अच्छा, जो टोटल फीपी बनती है वो वही 67 करोड़ 47 लाख रुपए की फीपी बनती है, टोटल ये बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही, ये तमाम चीज़ें हमने डेटा एनालिसिस हमने कर लिया इसका। हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी, हमारे पास इस वक्त लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं और वो सवाल एक ये कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हम आना चाह रहे हैं तो हमें क्या सूरत हाल इख्तियार करनी चाहिए, हमें कौन सा एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उसके ऊपर ज़रा गाइड कीजिए ताकि लोग स्टॉक मार्केट में आएँ और वो अपनी परचेजिंग करें वहाँ पे शेयर्स की। बिल्कुल सही सलमान, इस पे बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा फीपी को मैं चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब मजीद करना चाह रहे हैं जी प्लीज़। तो अगर फीपीलिपी के लिए ब्रोकर, अगर मैं मेजर बाय और सेल मैंने उठा लिया, मेजर बाय सेल जिनकी अच्छी ह्यूज में, बाकी तो सारी जरा मुश्किल हो जाती है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो उसने 40 करोड़ रुपए का माल परचेज किया रेगुलर मार्केट के अंदर, और 15 करोड़ रुपए का माल ऑफ मार्केट के अंदर परचेज किया, मतलब एनडीएम के जरिए मार्केट परचेज किया। म्यूचुअल फंड ने 24 करोड़ रुपए का माल रेगुलर में बेचा है
और 11 करोड़ का माल फ्यूचर में बेचा। मतलब आज ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड ने सिर्फ सेल ही करनी थी। इंडिविजुअल्स ने 41 करोड़ का माल सेल किया रेगुलर के अंदर, लेकिन उन्होंने 34 करोड़ का माल 30 करोड़ का माल परचेज किया फ्यूचर के अंदर। मतलब इंडिविजुअल ने अपनी पोजीशन को रेगुलर मार्केट से ऑफलोड करके फ्यूचर मार्केट के अंदर कन्वर्ट किया। इंडिविजुअल बाजार में बहरहाल मौजूद रहा, वो एग्जिट नहीं करा। हमें लीपी से पता चल रहा है वो शायद एग्जिट कर गया, लेकिन यहाँ से हमें पता चला कि इंडिविजुअल ने अपनी मार्केट चेंज कर ली, रेगुलर से निकल के फ्यूचर में चला गया। ठीक है। और ऑफ मार्केट के अंदर भी 7 करोड़ का उसने माल जो है ना परचेज किया। अच्छा, कंपनीज ने 46 करोड़ रुपए का माल परचेज किया रेगुलर में, 5 करोड़ का माल फ्यूचर में बेचा है और 8 करोड़ का ऑफ मार्केट के अंदर आज माल बेचा है। बाकी अगर हम ये देखें इन्हीं से इनको जब हम इनको उठाएं, ब्रोकर प्रोप्राइटरी म्यूचुअल फंड कंपनीज को उठाएं, तो किन सेक्टर्स के अंदर जो मेजर इनकी सेल बाई हुई है, तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट ने सेल किया रेगुलर के अंदर, सिमिट को सेल किया रेगुलर के अंदर, वो 62 आपका 27,62,000 रुपए के 27,62,000 शेयर्स उन्होंने किए और उसकी मालियत बनती है 12 करोड़ 36 लाख रुपए, मतलब सिमिट रुपीज। तो आज जो है ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट ने सिमिट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, वहां उन्होंने माल ज्यादा खरीदा है और फ्यूचर के अंदर बहुत नॉमिनल सा तकरीबन 9,97,000 शेयर्स उन्होंने बेचे, जिसकी मालियत बनती है 5 करोड़ 4 लाख रुपए। तो उनकी जो नेट आज रेगुलर में बाय ही बनी है फ्यूचर के अंदर, सिमिट सेक्टर के अंदर, खासतौर पर ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट है। उसके बाद फर्टिलाइजर के अंदर उन्होंने परचेज किया 14 करोड़ 89 लाख रुपए का माल। ऑयल एंड गैस कंपनीज में 27 करोड़ रुपए का माल इन्होंने परचेज किया। अच्छा, म्यूचुअल फंड की सेल करें तो उन्होंने सारे सेक्टर्स बेचे सिवाय फर्टिलाइजर के। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर समीत, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जो सेल आई है वो 8 करोड़ रुपए की सेल आई है, वो आई है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। बाकी 4 करोड़ 3 करोड़ बाकी सारे सेक्टर्स में भी आई। तो आज म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है। ठीक है। उसके बाद कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनीज ने ऑफ मार्केट के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बाई की है, 17 करोड़ 8 लाख रुपए की बाई की है ऑफ मार्केट के अंदर, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में। अच्छा, उसके बाद 15 करोड़ 66 लाख रुपए की उसने कमर्शियल बैंक बाई की है, वो भी ऑफ मार्केट के अंदर किया है और इसका भी इंपैक्ट क्योंकि लीपी के ऊपर पड़ता है। अच्छा, फिर 22 करोड़ कमर्शियल बैंक इसने रेगुलर मार्केट के अंदर परचेज किए, सही, और 4 करोड़ 16 लाख रुपए के इसने ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर रेगुलर मार्केट में परचेज किए। तो ये सारी डिटेल थी फीपीलीपी की सूरत हाल की। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। हमारे सवाल की तरफ आ रही है, काफी डिटेल्ड इसके अंदर आ गया डेटा इसके अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने बताया आपको कि लोग हमसे सवाल ये कर रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाहते हैं, परचेजिंग करना चाहते हैं, शेयर्स लेना चाहते हैं, तो वो क्या रास्ते इख्तियार करें? जरा अकाउंट ओपनिंग और ऑल दैट सारा स्ट्रक्चर जरा थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए नाजरीन के लिए। देखें, सबसे पहले मैंने आपसे अपने शुरू के प्रोग्राम में भी बात की थी कि स्टॉक मार्केट का जो खौफ है वो निकाल दें। ठीक है। हम बदकिस्मती से उन लोगों में शामिल हैं जो हम बांग्लादेश से भी नीचे हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की तादाद होती है। शायद हमारी स्टॉक मार्केट चंद हाथों में रहती है, चंद उस प्लेयर्स उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, नया पैसा, नई इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है। हमने 2008, 2006, 2007 के अंदर जब IPOs आए थे, कुछ आइटम्स के ऑयल सेक्टर्स के आइटम्स के IPO आए थे, उसके जरिए काफ़ी पैसा मार्केट के अंदर आया था। और वही चीज़ हमें यहाँ बैठ के आपको अवेयर करनी है कि आप अपने स्टॉक मार्केट से सबसे पहले अपना खौफ दूर कीजिए। अगर आप आना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपने अच्छे ब्रोकरेज हाउस को चूज करना है। ब्रोकरेज हाउस को देखें कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस है जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। उसके अंदर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस आपको SMS की सर्विस अलाउड करते हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं आपको ईमेल कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपने ब्रोकरेज हाउस को सबसे पहले अच्छी तरीके से देखना है कि वो आपको कौन कौन से फैसिलिटेशन देख रहे हैं। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस की जो रजिस्ट्रेशन है सही है, गलत है, जाली है, क्या है, वो आप SSCP की वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों जगह पे ब्रोकरेज हाउसेस मौजूद हैं। आप इनके अंदर जो ब्रोकरेज हाउस आपको समझ आता है वो आप उसके साथ ज्वाइन करें, वहाँ जाके मीटिंग करें, उनकी फैसिलिटेशन देखें फर्स्ट। दूसरे नंबर पर जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, वो आप बायोमेट्रिक करवाएंगे, मैंडेटरी है। उसके बाद बायोमेट्रिक सक्सेस होने के बाद आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है। वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपने फिल करना होता है। उसके अंदर सारी उसकी चीज़ें हैं कि आप सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें, वो कहाँ से आया, आपके पास कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इस तरह की चीज़ें तफसीलात आपको देनी पड़ती है मार्केट के अंदर। और ये बहुत हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है सारा कुछ। फिर वो जब आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर देते हैं तो जो स्टाफ होता है वो एक प्रोसीजर चलाता है। उस प्रोसीजर के साथ वो पूरा KYC वगैरह का पूरा एक प्रोसीजर है, वो कंप्लीट करने के बाद स्टाफ आपको गो अहेड देता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की बहुत सारी अलग अलग तरीका कार है। कुछ ब्रोकरेज हाउस होते हैं जो इस तरह की चीज़ रखते हैं कि आपने मैक्सिमम ये अमाउंट रखना है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस आपको मैक्सिमम अमाउंट से रिस्ट्रिक्शंस नहीं करते। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग का फैसिलिटेशन देते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन फैसिलिटेशन नहीं दे रहे होते। तो इसके अंदर से मजीद जो सवाल है वो मेरा ख्याल है आप लोग हमसे वहाँ पर पूछ लेंगे, तो कल हम उन सवालों के जवाब आपको देते चले जाएंगे। सही हो गया, सही हो गया, बिल्कुल आपने डिटेल्ड बता दिया।
अच्छा नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का एक डिस्क्लेमर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हम जो भी इस वक्त आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं ये सारे का सारा मार्केट डेटा बेस्ड एनालिसिस है, और ये हमारे पास जो डिटेल्ड है वो सारी की सारी मार्केट से आ रही है, और उसकी बेस के ऊपर हम आपके साथ दे रहे हैं, आपको प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो आप देखते रहिए प्रोग्राम, और इंशाल्लाह हम कल दोबारा हाजिर होंगे। और कल की प्रेडिक्शन के बारे में मैं अभी जाने से पहले मैं कल की प्रेडिक्शन तो ले लें जरा सही। कल की प्रेडिक्शन ऐसी है कि कल भी बाजार मुझे लगती है बहुत अच्छी खुलेगी। बाजार में आपको काम करना चाहिए, सीमेंट सेक्टर के अंदर, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, दूसरे दो फार्मा सेक्टर हैं थोड़े से, वो उसमें काम करना चाहिए, रिफाइनरी सेक्टर में भी काम करना चाहिए। थोड़ा कल मुझे खौफजदा नहीं लगता, लेकिन अगर बाजार 300 सवा 300 प्लस की तरफ जाती है तो अपनी पोजीशनें लाजमी ऑफलोड करें। शेयर्स मैं बार बार कहता हूँ, खुदा के वास्ते शेयर्स बेचने के लिए जाते हैं लोग, इन्वेस्टर शेयर्स को नहीं सेल आउट करते हैं, तो स्टॉक करके रख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम मार्केट के जब बुरे दिन देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट सिर्फ नुकसान देती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कल अगर 300-350 की तरफ बाजार मुझे अच्छी खुलती हुई लगती है, बाजार के अंदर अच्छा मोमेंटम बनेगा, बाजार थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन मुझे नेगेटिव जोन में नहीं लगती। नाजरीन, डिस्क्लेमर हम आपको दे चुके हैं, कल की प्रेडिक्शन भी आपने सही से जान ली, और कल आपको दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे कल क्या सूरत हाल होगी इस चीज़ के ऊपर। देखते रहिए प्रोग्राम स्टॉक वाला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।